सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस ऑन यूथ। आज हम करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। दिस इज अवर चैप्टर नंबर 11th। ओके, तो फिजिकल एजुकेशन लेने के बाद आप क्या क्या कैरियर में आप आगे बढ़ सकते हैं, या क्या क्या आप कैरियर अपॉर्चुनिटी में कैसे फुलफिल कर सकते हैं ना। सो कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन हमारा ये चैप्टर है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इस पे। ओके, तो यहां पे हम देखेंगे कि व्हाट इज बेसिकली फिजिकल एजुकेशन, कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहले कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, कि आप बोल रहे कि सर ठीक है, मान लिया कि मेरा क्या क्या कैरियर हो सकते हैं फिजिकल एजुकेशन को लेने के बाद, मैं क्या इसको कैरियर में कैसे अडॉप्ट कर सकता हूँ, या कैरियर में आगे क्या क्या कर सकता हूँ, तो मैं उस पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो पूरा चैप्टर इसी के बेसिस पे है। तो यहाँ पे है कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहला है कि अगर आपने फिजिकल एजुकेशन को अडॉप्ट किया है तो आप कोच बन सकते हैं, है ना। तो कोच भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो the sports coaches help children and adults to raise their potential in the sporting discipline throughout the provision of instruction, advice, encouragement, and they are responsible for planning, organization, delivering appropriate sets of sports activities एंड प्रोग्राम्स फॉर इंडिविजुअल टीम्स। ठीक है ना, तो आपको पता है कि भाई कोच कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्लेयर्स के लिए, और ये तो आप सभी को पता है ना। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, है ना, कोच बनने के लिए। तो सबसे पहले डिप्लोमा होना चाहिए आपका कोचिंग फ्रॉम SAI, है ना, और NSSIS से भी आपको एक रिकॉग्नाइज इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी आपको कोर्स होना चाहिए। कोर्स ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, ओवरऑल 1 ईयर का या फिर 2 सेमेस्टर का होना चाहिए, है ना। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी होनी ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सर ये SAI क्या है ना। तो ये SAI, आप इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और NSNIS है ना, नेताजी, बाकी आप खुद समझदार है। NSNIS बहुत ही जो 2 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, है ना। 1 ईयर का ये डिप्लोमा होता है, और यहाँ से आप रिकॉग्नाइज्ड मिनिमम एजुकेशन, मतलब क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम होनी चाहिए अगर आप कोच बनना चाहते हो तो। बाकी उसको आगे हम डिटेल में देखेंगे कि बहुत सारी BPED होता है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे डिस्कशन करने वाला हूं। और हम ये भी बताएंगे कि भाई फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स लेके या फिजिकल एजुकेशन को अडॉप्ट करके आप क्या क्या और कैरियर में आगे क्या क्या कर सकते हैं ना। ओके, तो सम इंस्टीट्यूट एंड देयर मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर द एंट्री। तो सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया SAI है, NSNIS है, ठीक है, पटियाला। तो यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं, देखो ये एथलेटिक्स है, बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग है, क्रिकेट है, साइकिलिंग है, फेंसिंग है, फुटबॉल है, जिम्नास्ट है, हैंडबॉल एंड हॉकी है। ठीक है, अब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट्स क्या होने वाले, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक तो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी। एक ग्रेजुएशन तो आपका होना ही चाहिए मस्ट। और दूसरा क्या है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट क्या होना चाहिए, अगर आप स्पोर्ट्स, बेसिकली स्पोर्ट्स का ही है, तो क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी अचीवमेंट्स होना चाहिए, तो कि भाई आपको पार्टिसिपेशन होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। और दूसरा क्या है, पार्टिसिपेशन इन अ मेजर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंपटीशन। तो एक कंपटीशन आपने खेला होना चाहिए, जैसे कि आप कोई भी एक इंटरनेशनल कंपटीशन आपने खेला होना चाहिए, है ना। फिर ये जूडो है, स्विमिंग है, टेबल टेनिस है, तो यहाँ पे सारी चीज़ों का ट्रेनिंग होती है। ठीक है, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप आपको खेलनी होनी चाहिए, या फिर 2 टाइम्स पार्टिसिपेशन इन ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड यूथ एंड जूनियर। ठीक है, या फिर आपने क्या होना चाहिए कि एक जूनियर कंपटीशन खेलना चाहिए, या फिर एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टिसिपेशन होना चाहिए आपका, है ना। तो ये हमारी क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स
फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट्स, है ना। तो बैंगलोर, तो यहाँ पे आप देखेंगे एथलेटिक्स में आप ले सकते हैं, बैडमिंटन में, हॉकी में, खो खो में, सॉफ्ट बॉल में, टेनिस, स्विमिंग, टाइकोंडो, है ना, वॉलीबॉल। तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है, नेशनल चैंपियनशिप और इंटरमीट आपको खेलना होना चाहिए, ठीक है। और ऑल इंडियन पुलिस और इंटर रेलवेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक पुलिस भी इंटर वो करवाती है, पुलिस भी क्या कराती है, ऑल इंडियन पुलिस गेम्स में आप पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। और चैंपियनशिप है, नोट स्पोर्ट achievements only for the north eastern candidates and they do not possess any sports achievements, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको जोनल खेलना होना चाहिए या फिर स्टेट आपको खेला हुआ हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है जो आप होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आप ये पूरा चार्ट आप एक बार देख लेंगे, आपकी बुक में आप ये चार्ट देखेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। फिर हम आगे आते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज में। तो यहाँ पे क्या है कि स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, लोकल अथॉरिटीज, है ना, और फिटनेस सेंटर्स, स्पोर्ट्स क्लब, हॉलीडे कैंप्स, नेशनल स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट बॉडीज एंड स्पोर्ट्स काउंसिल। तो ये इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती है अगर आपने बहुत अच्छे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज से बीपीएड किया है या फिर बहुत आपने डिप्लोमा किया है, तो आप स्कूल्स में एज ए पीटीआई टीचर लग सकते हैं, है ना, यूनिवर्सिटीज़ में लग सकते हैं, कॉलेजेस में आप लग सकते हैं ना, लोकल अथॉरिटीज़, फिटनेस सेंटर्स में लग सकते हैं, ठीक है। अब जैसे स्पोर्ट्स क्लब होते हैं तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी सैलरीज मिलती हैं, ठीक है। और बाकी नेशनल स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज़ में भी आप कोच बन सकते हैं ना, स्पोर्ट्स काउंसिल में कोच बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एंड नहीं है, क्योंकि अगर आपने अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आपने कोचिंग करी है या फिर आपने पढ़ाई करी है उस चीज़ की, तो आप पे जॉब की कभी कमी नहीं रहने वाली, ठीक है। फिर आ जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो प्लानिंग एंड इंकरेजिंग कोच सेशंस एंड एक्टिविटीज इन द सेफ इन्वायरमेंट फ्रॉम द ट्रेनीज, है ना, फॉर ट्रेनीज। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक कोच की या फिर एक ट्रेनर की, कि प्लानिंग करनी चाहिए, है ना, कोचिंग सेशंस होने चाहिए और एक सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए जो भी हमारे ट्रेनर्स हैं या ट्रेनिंग जो कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर सेकेंड पॉइंट में आ जाते हैं इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेनी, है ना, उसकी ट्रेनी की जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाना, ठीक है ना, घटाना नहीं, उसको बढ़ाना और अच्छा इंप्रूव करना, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्रोवाइडिंग सुटेबल फीडबैक एंड हेल्पिंग टू इंप्रूव द टेक्निक्स ऑफ द ट्रेनिंग, है ना। जैसे कि मान के चलो मैं एक फुटबॉल कोच हूँ और मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, तो मैं उनकी टेक्निक्स को इंप्रूव करूंगा, है ना, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाऊंगा। तो मैं एज ए फुटबॉल कोच का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और जो मेरी ट्रेनिंग है, जो मेरे बच्चे हैं जो वहाँ पे सीखने आ रहे हैं, तो मैं उसका एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। आइडेंटिफाइंग द एरिया एंड फॉर द डेवलपमेंट फॉर द ट्रेनिंग। अब मैं हर एक ट्रेनिंग को देखूंगा और मैं बोलूंगा कि यार इस पे ना ये चीज की कमी है, तो मैं उसको सुधारना चाहूंगा, ठीक है। जैसे कि मेरा एक ट्रेनी है और वो थोड़ा सा ना भागता कम है, मतलब बेसिकली फुटबॉल खेलने आया है और 5 किलोमीटर उसकी स्ट्रेंथ है, तो 5 किलोमीटर अगर वो भाग रहा है तो फुटबॉल कैसे खेलेगा। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि जो भी उसके लूप होल्स है उसको खत्म करना। तो सबसे पहले मैं उसको इतना अच्छा सा ट्रेनिंग करूंगा या मैं उसको भगाऊंगा 10-12 किलोमीटर तो कम से कम एटलीस्ट वो भागे, है ना। फिर इंश्योरिंग द ट्रेनिंग एंड ट्रेन परफॉर्मर टू द हाई स्टैंडर्ड ऑफ ऑल टाइम, बिल्कुल सही बात। तो मैं उसका हाई स्टैंडर्ड हाई कर दूंगा, है ना, तो मैं उसको और अच्छे से ट्रेन करूंगा ताकि उसका जो परफॉर्मेंस है वो और अच्छे लेवल पे आए। फिर आ जाते हैं डेवलपिंग नोइंग द अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ रिलेशन टू द फिटनेस, इंजरी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। तो मैं उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कराऊंगा कि भाई कितना इंपॉर्टेंस है हमारी मतलब जर्नी में फिटनेस का, है ना। इंजरी का भी मैं उसको इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और ये सारी चीज़ें की नॉलेज उनकी होनी चाहिए, ठीक है। वर्किंग विद IT बेस्ड रिसोर्सेज टू मॉनिटर एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए ट्रेनिंग। तो बिल्कुल मेरे पे एक IT परफॉर्मेंस का एक होना चाहिए, वर्क होना चाहिए, ताकि मैं उसको बताऊं, उसको मॉनिटर करूं कि देख भाई तेरा परफॉर्मेंस कितना पीक में जा रहा है या फिर तेरा परफॉर्मेंस कितना लूज हो रहा है। तो एक IT बेस्ड रिसोर्सेज होने चाहिए मेरे पे, क्योंकि आज की डेट पे सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड होता है। जैसे कि मान के चलो
मेरा मैच है कल, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच है, तो मुझे पता है कि भैया मैक्सवेल का ये बहुत स्ट्रांग फेज है, या फिर बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं, इनको कैसा फेस करना है, या फिर ऑस्ट्रेलिया ने वाइसा वर्सा इंडिया के खिलाफ भी ऐसा ही करा होगा, है ना, कि भैया कौन सा बहुत अच्छा बैट्समैन है, इसको कैसे खिलाना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये एक आईटी बेस तो पीछे होता ही है, ताकि उसको मॉनिटर कर पाए और इम्प्लीमेंट कर पाए, है ना। फिर आते हैं कम्युनिकेशन विद फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर्स, न्यूट्रिशंस एंड रिगार्डिंग द नीड्स ऑफ अ ट्रेनिंग। तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए हमारा फिजियो के साथ, डॉक्टर्स के साथ, न्यूट्रिशन के साथ, कि भैया अब फिजियो मेरे पे नहीं है और मैं खेल रहा हूँ, मेरे को चोट लगी फिर भी मैं खेल रहा हूँ, तो भैया ये खराब हो जाता है। ये किसी भी ट्रेनिंग के लिए ये डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है कि आप पे कोई फिजियो नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, तो आपको ट्रेन कैसे करोगे। अगर आप इंजर्ड भी हो गए, आप उसी इंजर्ड पैर में खेल रहे हो, तो आप क्या पता वो जो इंजरी है वो जिंदगी भर के लिए हो जाए, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, फ्रेमिंग द पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द ट्रेनिंग्स, ठीक है ना, उसको बहुत अच्छे से फ्रेम करना। वर्किंग ऑन द डेवलपिंग एडवांस टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स, बिल्कुल सही, उनकी एडवांस टैक्टिक्स में और टेक्निक्स पे वर्क करना। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेनी परफॉर्मेंस, फिजिकली कंडीशन एंड मेंटल एटीट्यूड, बिल्कुल सही। और उसको मॉनिटर करना कि भैया कौन सा खिलाड़ी कितने अच्छे से रिकॉर्ड, मतलब उसको पूरा रिकॉर्ड बनाना कि कौन सा परफॉर्मेंस अच्छा है, किसकी मेंटल एटीट्यूड अच्छा है, फिजिकल कंडीशन कैसी है, क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना। सो बेनिफिशियल क्वालिटीज़ के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या है कि एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, कि अगर मैं कोच हूँ तो मेरा बहुत ही गजब का कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, ठीक है ना, बात करने का तरीका होना चाहिए, कैसे मैं किसी से वो काम या वो टास्क करवा सकता हूँ, है ना, किस तरीके से। द एबिलिटी टू इंस्पायर एंड कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेट, है ना, मोटिवेट करना चाहिए मुझे उनको, और मुझे कॉन्फिडेंस से उनसे मतलब कॉन्फिडेंसली मुझे बहुत ही अच्छे से उसको कॉन्फिडेंट लेके मोटिवेट करना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि मैं नेगेटिव इम्पैक्ट ना कर दूं, तो मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और मैं अपने टीम में अपने जितने भी मेरे जो बच्चे हैं, जो मैं जिनको सिखा रहा हूँ, उनको उन पे भी कॉन्फिडेंस और उनको मोटिवेट करता रहूँ, ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो और अच्छे से इन्हेंस होकर आए। द एबिलिटी टू एसेट एंड प्रॉब्लम सॉल्व, है ना, प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए हमारा कोच, है ना। क्या क्या बेनिफिशियली क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मैं सॉल्व करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया एक कोई गलत कर रहा है तो उसी को कर रहे हो, तो मतलब सॉल्व होना चाहिए, तभी तो हमारा टीम वर्क या तभी तो हमारा जो परफॉर्मेंस है बच्चों का वो इंक्रीज होगा, है ना। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, है ना, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पेशेंस होना जरूरी है, पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मैं कभी कभी मतलब कभी कभी आता है गुस्सा, पर पेशेंस होना चाहिए, और उनको बच्चों को बहुत अच्छे से समझाना चाहिए, है ना। गुड ऑर्गेनाइजेशन गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होना चाहिए, बहुत सही है। सेंसिटिव एंड सपोर्टिव अप्रोच बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है, और एक सपोर्टिव अप्रोच होना चाहिए ना, बच्चे को लेके थोड़ा सा लीननेस होना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी भी अपने स्पोर्ट्स, अगर आप कोच हो और आप सपोर्टिव हो अपने स्टूडेंट्स को लेके, तो ऑब्वियस सी बात है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और बच्चे का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाता है। फिर सेवन्थ जो की पॉइंट है वो गुड फिजिकल फिटनेस होना चाहिए ना। एक फिजिकल, मैं खुद ही फिजिकल फिट नहीं हूँ, मेरा पेट निकला हुआ है, भाग नहीं पा रहा, और उनको बोल रहा हूँ कि चलो भाई 10-10 किलोमीटर भागो, तो फिर वो भी बात अच्छी ठीक नहीं है ना। तो ये वाली चीज़ें हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो सेकंड पॉइंट जो है वो है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि भाई अगर मैं सर मान के चलो कि मैंने सर ग्रेजुएशन कर ली है, और मैं चाहता हूँ यार मेरा कैरियर, मैं चाहता हूँ कि यार मैं ना एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर मुझे बनना है, या फिर मुझे स्कूल्स में पढ़ाना है या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना है ना। तो मैं कैसे एक फिजिकल एजुकेशन का टीचर बन सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, फिजिकल एजुकेशन टीचर इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर होता है वो इंस्ट्रक्टर होता है स्टूडेंट का, है ना, इंस्ट्रक्ट करता है स्टूडेंट को इन स्पोर्ट्स, ठीक है, एक्टिविटीज़ में रहता है और हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है ना, in order to encourage the development in physical fitness and self skills and self esteem, interpersonal skill होना चाहिए, है ना। they organize the game sports trainings and कॉम्पिटिशन्स, बिल्कुल सही बात है ना। जैसे हमारा स्पोर्ट्स को मीट हो रहा है, तो भैया पता होना चाहिए, अगर आपके स्कूल में स्पोर्ट्स मीट हो रहा है तो भैया उसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर का बहुत महत्व होता है हमारी
लाइफ में, ठीक है, कि मेरे लाइफ में फिजिकल एजुकेशन टीचर का बहुत महत्व है, क्योंकि मैं एज अ पर्सनल मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, है ना। तो क्रिकेट में था, बास्केटबॉल में था, फुटबॉल में था, तो मेरे को बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता था, और मेरे फिजिकल एजुकेशन टीचर का भी मेरे पर्सनल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा हाथ है, ठीक है। फिर क्या है कि यहाँ पे जो हम फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की बात करें तो उनका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि एलिमेंट्री मतलब 1 से 8 तक एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट टू ने इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले तो आपको एक वो होना चाहिए, है ना, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट, मतलब आपका 12th पास तो होना ही चाहिए, ठीक है ना भाई। एक एलिमेंट्री स्कूल को पढ़ाने के लिए 1 से 8 तक आपको 12th पास होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा होना चाहिए एक डिप्लोमा होना चाहिए आपका फिजिकल एजुकेशन में, और फिर ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स और इक्विवेलेंट, तो 2 साल का तो आपको डिप्लोमा होना ही चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। और अगर आप सीनियर हाई स्कूल को या 9 से और मतलब 9th एंड 10th को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपका मैक्स टू मैक्स ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका फिजिकल एजुकेशन, बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन विच इज बीपीएड और इक्विवेलेंट, ठीक है ना। मतलब अगर आप छोटी क्लास के बच्चों को फिजिकल एजुकेशन का टीचर अगर आपको बनना है तो आपका 12th पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, ठीक है। 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 2 साल या 2 साल का इक्विवेलेंट का एक डिप्लोमा होना जरूरी है। दूसरा क्या, अगर आप 9th से और 10th के बच्चों का फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं, या फिर 11th एंड 12th का मतलब आपका सीनियर सेकेंडरी का भी, तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, है ना। जूनियर की अगर बात करूं मैं, सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल का अगर आपका 9th और 10th की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, बीपीएड होना जरूरी है। मैं लिख लेता हूं, जैसे आपका 9th हो गया और आपका 10th हो गया, ठीक है, हाई स्कूल वाला बात, तो आपका बीपीएड होना जरूरी है, और ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका ना, ग्रेजुएशन मतलब 12th के बाद आपका बीपीएड होना जरूरी है, बीपीएड, ठीक है। और अगर सीनियर सेकेंडरी की बात करूं, मतलब अगर मैं 11th एंड 12th की बात करूं, तो आपका फिजिकल एजुकेशन एज एन एलिमेंट्री सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपका मास्टर्स होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए किसमें, मास्टर्स होना चाहिए बीपीएड में, ठीक है, एमपीएड में, सॉरी एमपीएड बोल सकते हैं हम, हाँ एमपीईडी, एमपीएड 2 साल का होता है इसका भी ड्यूरेशन, ठीक है ना। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीएड एंड एमपीएड होना जरूरी है आपको एक फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनने के लिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं 4th वाले पार्ट में। 4th वाला पार्ट क्या है कि हमारे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज की बात यहाँ पे कर रहा है कि अगर आपको यूनिवर्सिटीज और कॉलेज का अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर होना चाहिए तो आपको क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले होना चाहिए आपका मास्टर्स होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, जो कि है एमपीएड, 2 साल का होता है, एंड क्वालिफाइंग फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है एनईटी, है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है एनईटी, ठीक है। तो ये टेस्ट आपको पास होना चाहिए, और स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट एसईटी, ये आपको पास होना जरूरी है, तभी आपको क्या, दोज हु हैव बीन अवॉर्डेड ए डॉक्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द यूजीसी द मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर द अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन ऑफ 2009 शेल बी कंसिडर इन द प्लेस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ क्लियरिंग द नेट, है ना। और आपको नेट क्लियर होना चाहिए, जब आपका नेट क्लियर हो जाएगा, है ना, जब आप मास्टर्स कर लोगे और जैसे ही आपका नेट क्लियर होगा, नेट का एक पेपर होता है, नेट क्लियर करने के बाद आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां तक हमने देख लिया, बहुत अच्छे से हमने देखा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम चीज़ें देखेंगे, तो बेसिकली आप देखेंगे कि आपके स्कूल में जो भी फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं, तो मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा कि सर आप एक बार उनसे ज़रूर पूछें कि सर कैसे कैसे होता है। बाकी जो मिनिमम ये क्वालिफिकेशन है मैंने आपको बता दिया, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, है ना। और थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी आएगी सर लोगों की कि सर आपने क्या क्या कहाँ कहाँ से किया है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, तो ये बहुत अच्छा लगता है ना। फिर आ जाते हैं नेम ऑफ द सम इंस्टीट्यूट, तो बहुत इंस्टीट्यूट्स में आ जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है यहाँ पे लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि त्रिवेंद्रपुरम में है। दूसरा है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि है ग्वालियर में। फिर आते हैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, ये है न्यू दिल्ली पे, तमिलनाडु में है हमारा, तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। फिर आ जाते हैं वाईएमसीए यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तमिलनाडु पे है, चेन्नई पे। और एमईटी स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस
विच इज़ इन नोएडा, ठीक है, नोएडा, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब इंडिया में तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि दो, यही 4-5 है, बहुत जगह से आप बीपीएड कर सकते हो। अब तो हर यूनिवर्सिटीज़ में बीपीएड होता है, जैसे बीपीएड है वैसे टीचर का भी होता है, तो ये हर जगह का वो है, ठीक है। फिर आ जाते हैं आगे, तो आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले डिप्लोमा, अगर आपको फिजिकल एजुकेशन 2 साल का जो होता है उसके लिए मिनिमम आपको क्या होना चाहिए? 12th पास होना चाहिए। फिर अगर आपको बैचलर्स करना है फिजिकल एजुकेशन में तो आपका 12th पास होना चाहिए, ठीक है। जो बैचलर्स होता है वो 4 साल का होता है, ठीक है, और 8 सेमेस्टर होता है, ठीक है। फिर ठीक है, फिर अगर आपको बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन विच इज इन 2 साल का है, उसमें आपको कोई भी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, है ना। फिर आपका जो मास्टर्स है फिजिकल एजुकेशन में, तो मास्टर्स के लिए आपको मिनिमम बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, तभी आप मास्टर्स पे कर सकते हो। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे हो सकती है, स्कूल्स में हो सकती है, कॉलेज में हो सकती है, यूनिवर्सिटीज में हो सकती है, ठीक है। जब आप बीपीएड करते हो या फिर आप फिजिकल एजुकेशन का बैचलर्स करते हो, मास्टर्स करते हो, तो आपके बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं, जो कि स्कूल्स में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, ये मैंने आपको बताया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी एक चीज की बात है कि जो भी हमें ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ी वही वाली चीजें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? एक फिजिकल एजुकेशन की, मोटिवेट करना बच्चों को, है ना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, इवेंट्स को, और फिजिकल एजुकेशन के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज, टू टीच द स्टूडेंट स्किल एंड यूजफुल टेक पार्ट इन द फिजिकल एक्टिविटीज। बिल्कुल सही, हमारे टीचर्स बोलते हैं भाई यहाँ क्यों बैठे हो, चलो फिजिकल एक्टिविटीज में पार्ट लो, है ना। और टीच करते हैं, रूल करते हैं, रेगुलेशंस टीच करते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स की टीच करते हैं, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बताते हैं हमें फिजिकल एजुकेशन का। कि जैसे कि मुझे आज भी याद है कि हम लॉन्ग जंप कर रहे थे, लॉन्ग नहीं, हाँ लॉन्ग जंप कर रहा था। तो लॉन्ग जंप में जैसे ही कर रहा था तो मेरे टीचर्स मेरे पास आए, और मेरे फिजिक्स के टीचर थे, तो उन्होंने मुझे, फिजिक्स भी थे और बहुत सारे टीचर्स थे, बट मेरे फिजिक्स के टीचर आए, उन्होंने बोला कि यार तू जब जंप कर रहा है ना तो 45 का एंगल है, तो थोड़ा ज़्यादा दूर तक गिरेगा। तो मैं थोड़ा हंसा उसमें, मतलब यार यहाँ भी फिजिक्स घुसा रहा है ना, यहाँ भी फिजिक्स सर आप लगा दोगे, तो अब मैं हंसने लग गया उनसे। पर बाकी में जब मैंने वो चीज़ करी तो मुझे पता चला यार एलिवेशन बहुत अच्छा मिल रहा है। तो हर चीज़ में टेक्निक के साथ साथ में पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ मुझे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट का समझ वहाँ पे आई कि यार बाकी में बहुत सारी सही चीज़ बोल रहे हैं भाई, है ना। टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर फिजिकल एजुकेशन एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन के बारे में बताना, उसको प्रिपेयर करना। टू प्रोवाइड द नॉलेज रिलेटेड टू डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड जनरल वेलबींग, ठीक है। और फिर एनालाइज करना है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को। परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, भाई स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी इंप्रूवमेंट हो रही है। फिर टू इम्प्रूव द नॉलेज एंड कनेक्शन विद द प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। टू ट्रेन or facilitate and organize immature and extra mural competitions, ठीक है। ट्रैवल विद अ टीम एंड गो पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, टीम के साथ ट्रैवल करना और पार्टिसिपेट करना, बिल्कुल सही बात है। प्रोग्रेस एंड रिपोर्ट्स बनाना, टू मैनेज द स्कूल स्टॉक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अब बिल्कुल सही बात है। स्कूल में जो इक्विपमेंट्स आते हैं क्रिकेट का बैट, फुटबॉल, तो उसका स्टॉक खत्म तो नहीं हो रहा, खराब तो नहीं हो रहा, तो वो भी देखना, ठीक है। एंड टीच फिजिकल फिटनेस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज टू स्टूडेंट्स हुज डिसेबिलिटीज, ठीक है। और ऐसे बच्चों को भी तो टीच द फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स गेम एक्टिविटीज टू स्टूडेंट हु हैव डिसेबिलिटीज, और ऐसे स्टूडेंट्स को भी मैनेज करना साथ में जिसपे थोड़ी बहुत डिसेबिलिटीज है, तो उनको भी थोड़ा स्पोर्ट्स में फुलफिल करना, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। फिर बेनिफिशियल क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो टीचर्स के क्या क्या है भाई, इंजॉय करना है ना फिजिकल एक्टिविटीज को, खूब मजे करना है ना, हम भी बहुत करते थे। फिजिकल फिटनेस मेंटेन रखना, फिजिकल एक्टिविटीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, स्किल प्लानिंग, मोटिवेशन, डिस्कशन, है ना, डिस्कशन स्किल को डिस्कस करना, गुड फिजिकल फिटनेस करना, पेशेंस, टैक्टफुल, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रहना, और थोड़ा मतलब लड़ाई नहीं करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। इंटरेस्ट बढ़ाना, गुड मोटर स्किल करना, गुड कम्युनिकेशन स्किल करना, पेशेंस होना जरूरी है, टीचिंग एंड कोचिंग स्किल्स होना जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, धीरे धीरे करके आप समझ जाएंगे, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो फिर आते हैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन। तो अब प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, जैसे मैं हूं, मैं एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन नहीं हूं, मैं मतलब थोड़ा बहुत फिजिकल फिटनेस के लिए खेल लेता हूं, बट एक कोई जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है भाई, वो बहुत ही गजब का डिवोटी होता है। ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन इज एन इंडिविजुअल हु डिवोट ऑल हिज energies into a particular sport so that he or she can compete with an optimum level of pursue it
एंड हिज और हर कैरियर। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। जैसे कि भाई मैं अब एग्जांपल लेता हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, तो CR का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है। ठीक है ना भाई, वो ऐसा नहीं है कि भैया लेटा हुआ कल मैच है वो सो रखा खा पी के फिर आ गया मुंह उठा के आ गया खेलने, ऐसा नहीं होता भाई। वो प्रोफेशनलिज्म होता है भाई। मतलब अगर उनका फेम है ना तो भाई उन्होंने अचीव किया भाई। सुबह सुबह उठ के 4 बजे उठ के रेगुलर प्रैक्टिस करना और फिर अपने बॉडी को मतलब वो चीज़ें नहीं खाना जो हमें पसंद है। मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को वो त्याग करते हैं। स्पोर्ट्स प्रोफेशन अर्न्स मनी फॉर द प्लेइंग स्पोर्ट्स इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस एंड सम ऑफ द स्पोर्ट्स आर टीम ओरिएंटेड सच एज फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, सॉकर एंड अदर स्पोर्ट्स लाइक टेनिस, गोल्फ फोकस मोर ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे जो ग्रुप टीम वाली भी होती है, इंडिविजुअल भी होती हैं, तो उसमें बहुत सारा फटीक लगता है यार, उसमें बहुत पेशेंस होना चाहिए, है ना। स्पोर्ट्स पर्सन स्पेंड ए ग्रेट डील विद द टाइम ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज एंड दे प्रैक्टिस अंडर द डायरेक्शन ऑफ कोच, मेंटेन ए पीक लेवल ऑफ फिटनेस, है ना, टू इम्प्रूव एंड रिफाइन देयर टेक्निक्स एंड दे मे मेक देयर मनी यूजुअली थ्रू द प्राइज विनिंग एंड एंडोर्समेंट ऑफ स्पॉन्सरशिप्स। बिल्कुल सही बात है। तो जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, हम क्रिकेटर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे विराट कोहली और ये सब हैं, तो इनको स्पोर्ट्स के जो वो है भाई बहुत सारा वो करना पड़ता है ना, एक्सरसाइज ट्रेनिंग करने पड़ता है, अपना पीक तक ले जाना पड़ता है। और इनको जो पैसा मिलता है भाई, जो जो जीतते हैं विनिंग और जो ये स्पॉन्सरशिप करते हैं ना, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो मतलब वो करते हैं, क्या बोलते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, उनका पैसा भी इनको मिलता है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए जी सर, अगर एक मिनिमम क्वालिफिकेशन बताओ फुटबॉलर का। तो भैया मैं ये बोलता हूँ कि अगर तुम फुटबॉलर हो या क्रिकेटर हो तो मिनिमम एजुकेशन में पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं इससे। आप पे एक प्रोफेशनलिज्म स्पोर्ट्सशिप के लिए आप पे हाई लेवल ऑफ स्किल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस स्पोर्ट्स को आप खेलते हो, है ना, और यूजफुल एक्सपीरियंस होना चाहिए और थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है ना। पार्टिसिपेशन होना चाहिए जूनियर स्कूल्स में। और जब स्कूल्स की नहीं भी बात करूं मैं तो जरूरी नहीं है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। कितनी इंपॉर्टेंट बात है देखो। तो ये चीज़ है, तो एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टैलेंटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेम ऑफ द सम स्पोर्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। कौन कौन से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो बाइचिंग भूटिया फुटबॉल स्कूल्स है, BBFS, ठीक है ना। तो ये बाइचिंग भूटिया फुटबॉल के लिए कोचिंग के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया में ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है। फिर है MRF पेस फाउंडेशन फॉर कोचिंग क्लिनिक बॉलर्स फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड based in the Chennai, India, founded in Itna by MRF Limited with the help of former Indian pace spread Dennis Lilly, है ना, Dennis Lilly, ठीक है। फिर आते हैं प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन एकेडमी वॉज स्टार्टेड इन 1994 इन बेंगलुरु, ठीक है। तो ये आप पता होगा प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन के जो बहुत बड़े प्लेयर है ना, और दीपिका पादुकोण के फादर हैं शायद ये, है ना। तो ये बैडमिंटन का इन्होंने खोला है। फिर आते हैं हमारे महेश भूपति टेनिस एकेडमी, ठीक है, जो हम ऑब्वियस ही बात है हमारे जेम है इंडिया के, ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है ना, विनर ऑफ महेश भूपति। तो बहुत अच्छे से। फिर आ जाते हैं NSA, तो नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमिक्स, ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छे प्रैक्टिस कराते हैं, एकेडमीज़ हैं जहाँ पे साइकिलिंग है, स्विमिंग है, मिडल रेस है, गोल्फ है। तो ये सारे आप लोकेशन देखेंगे तो ये आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं मैरी कॉम SAI बॉक्सिंग एकेडमी, ठीक है, विच इज़ इन मणिपुर, है ना। सो मैरी कॉम के बारे में कौन नहीं जानता, ठीक है। फिर गगन नारायण है जो शूटर है, इंटरनेशनल शूटर है, उनका भी गन फॉर फ्लोरी है एकेडमी है, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं भवानी बॉक्सिंग BCC, है ना, ये भी इंडियन बॉक्सर है, ठीक है, और कोच है, ये स्टेट ऑफ हरियाणा में लोकेटेड है। तो ये बहुत सारे एकेडमीज़ हैं, बहुत सारी, जैसे उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स, है ना, केरला में है। तो PT उषा के नाम से तो स्पोर्ट्स केरला में बना है, ठीक है। फिर गोपीचंद है, बैडमिंटन एकेडमी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी हैदराबाद में, ठीक है। फिर इंडियन एथलेटिक एकेडमी है, IA है, यंग डायनेमिक प्रोफेशन है। तो ये सारी बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, कुछ तो इस पर रिटर्न भी नहीं है।
तो बहुत सारी अकेडमी, बस एक आपको बताने के लिए कि यार इतनी सारी अकेडमीज है, ठीक है ना। और हमारा इंडिया जो है भाई वो इतना गजब का मतलब इंतजाज है, मतलब इसमें स्पोर्ट्स में इंडिया का जवाब नहीं है। मतलब सही बताऊं तो अच्छे से अगर इन्वेस्ट किया जाए स्पोर्ट्स में, फुटबॉल में अगर अच्छे से इन्वेस्ट कर लिया ना, तो इंडिया भाई मतलब टॉप लेवल पे पहुंचने वाली है। हर टॉप लीग में इंडिया के प्लेयर्स जरूर दिखेंगे आपको, समझ रहे हो। इतने ज़्यादा, मतलब ये लगा लो कि हमारा जो यूपी है ना भाई, मतलब अर्जेंटीना भी छोटा है भाई, तो यूपी में अर्जेंटीना, मतलब ये लगा रहा हूँ अर्जेंटीना कितना सा छोटा सा एक स्टेट, यूपी की स्टेट के बराबर भी नहीं। और हमारा स्टेट कितना बड़ा है यूपी, मतलब अगर यूपी का यूथ भाई अगर फुटबॉल खेलने में अगर आ गए ना, तो भाई हमारे यहीं से कितने 10 वर्ल्ड कप तो यहीं से ले आएंगे। तो यही चीज़ है, बस बस थोड़ा सा सपोर्ट करने की बात है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो क्या से क्या नहीं हो सकता है ना। फिर आता है जॉब अपॉर्चुनिटी, द प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन मॉडलिंग फॉर द एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, तो फॉलोइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, डेवलप ए फिटनेस एंड स्ट्रेंथ, तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि हम कर सकते हैं, है ना। प्रैक्टिसिंग द स्किल्स एंड टीम रिक्वायर्ड इन स्पोर्ट्स, डेडिकेटिंग, है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, बता दिया हूँ। कंपटीशन इन नेशनल इवेंट्स, ठीक है ना। वर्किंग विद द स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स, फैंस, मीडिया, है ना। और डीलिंग द मीडिया इंटरव्यूज, प्रिवेंटिंग इंजरीज को बचाना, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ वन इक्विपमेंट सच रैकेट्स, शूज, बाइक्स एंड बोट्स, है ना। टेकिंग वन इक्विपमेंट सच एज रैकेट्स, कीप वन सेल अप टू द डेट विद द कंपटिशंस आर गोइंग। एंड ये सारी चीज़ें हैं जो आप बहुत अटेंड द इंजरीज, रिहेबिलिटेशन एंड साइकोथेरेपिस्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, एक कोच की। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं आगे ऊपर। फिर आ जाते हैं बेनिफिशियल क्वालिटीज़, है ना। बेनिफिशियल क्वालिटीज़ के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी थी कि भाई पर्सनल जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन होता है वो क्या क्या उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और क्या क्या बेनिफिशियल क्वालिटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी बिल्कुल सेम ही होती है ना, ये सारी चीज़ें सेम ही है। फिर आते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। अब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या चीज़ है भाई, अब यहाँ पे देखो, स्पोर्ट्स मैनेजर इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल रिलेटेड टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग, बजटिंग, लीडिंग द इवेल्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, है ना। तो ये क्या क्या चीज़ें है ये बेसिकली। अब ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या है कि भैया अब जैसे हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, तो वो क्या करेगी, वो देखेगी भैया कि हर चीज़ कौन सा गेम क्या है ना, और किस 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 गेम में कितना वो लगाना है। जैसे हमारे अभी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जैसे हम क्रिकेट की बात करें तो बीसीसीआई है ना, बीसीसीआई। तो देखो हमारा जो बीसीसीआई बोर्ड है वो कितना अमीर बोर्ड है भाई, मतलब इतना अमीर है ना ये कि ये जितनी वर्ल्ड में जितने क्रिकेट है ना उन सबको ये फ्री में पैसा दे दे, इतना पैसा है इस पे। तो इतना ज़्यादा महंगा बीसीसीआई, इतना महंगा मतलब बोर्ड है। तो अब ये आप खुद लगा सकते हो ना, मतलब आप खुद लगाओ कि जिस पे ज़्यादा पैसा है तो वो मैनेज कैसे कर सकता है। तो मैनेज स्पोर्ट्स प्रोफेशनल, है ना। तो ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स मैनेजर इंक्लूड द स्पोर्ट्स मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, ये सारी चीज़ें बिजनेस को हैंडल करता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं भाई, जो आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर कोर्सेज क्या है भाई, स्पोर्ट्स मैनेजर, तो डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो स्पोर्ट्स का कैसे आप मैनेज कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आती है। फिर इसमें क्या आती है, डिप्लोमा आप कर सकते हो, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, ठीक है। बैचलर्स कर सकते हो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, मास्टर्स कर सकते हो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। तो ये बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आपको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई को वो करते हैं, है ना। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, तो ये आप देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आप यहाँ से भी आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आराम से कर सकते हैं। मैक्सिमम क्या होने वाला है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है और एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो डिप्लोमा होना चाहिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में 1 साल के लिए, और मिनिमम एजुकेशन आपके 12th पास तो होनी चाहिए। फिर आना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन 1 ईयर, 1 ईयर का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होना चाहिए, और एनी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। फिर आ जाते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये क्या करते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं प्लेयर्स को, है ना। प्लेयर के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, और मार्केट जो ऑफिशियल मार्केट्स उनके साथ भी ये क्या करते हैं,
मार्केटर्स और कमर्शियल मार्केट्स के साथ ये इंक्लूड करते हैं। फिर टू गेट एडवर्टाइजमेंट डील, अब ये जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होते हैं क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट डील देते हैं, मैक्सिमम कवरेज फॉर द क्लाइंट्स, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, टू अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस टू द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। ये मैनेज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं मीडिया को, तो ये बहुत सारे हैं। तो ये अब क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट्स करवाते हैं, प्लान करते हैं, मैनेज करते हैं, है ना। कंपनीज के साथ क्या करते हैं, ये मार्केटिंग स्किल्स करते हैं। और मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, जैसे मैं पेंटीन का एक वो क्या बोल सकते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कर रहा हूँ, तो मैं उसके साथ मैनेज करवाता हूँ, है ना, उनकी डील करवाता हूँ, और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर आते हैं इनका बेनिफिशियल क्वांटिटीज क्या है, गुड होने चाहिए कम्युनिकेशन स्किल में, है ना, और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज होनी चाहिए, एबल टू डेवलप गुड पब्लिक रिलेशन होने चाहिए, एक्सीलेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, जो कि ऑब्वियस ही बात है। फिर आते हैं जी कमेंटेटर्स। अब कमेंटेटर्स क्या है सर, कमेंटेटर्स आपको पता ही है, जैसे कि मैं क्रिकेट देख रहा हूँ तो क्रिकेट में भाई इतने सारे कॉम्पिटिटर्स है, जैसे भज्जी पाजी है ना, और वीरेंद्र सहवाग है, तो ये सब क्या है कमेंटेटर्स बन गए। तो स्पोर्ट कमेंटेटर रिलेटेड एक्टिविटीज हैपनिंग इन द फील्ड, तो जो भी फील्ड में हो रहा है वो वहाँ पे आपको मतलब बताते हैं टीवी में कि भाई ये हो रहा है, इतनी बैटिंग चल रही है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्या होने वाले हैं, ये टीवी जर्नलिस्ट होने वाले हैं, या टीवी रेडियो जर्नलिस्ट जो रेडियो जॉकी होने वाली है, या आज की डेट में जो भी रिटायर्ड क्रिकेट का ज़्यादा इंतजाज है, तो उसी को ही हम क्या करते हैं कि कमेंट्री में लेकर आ जाते हैं, और लोगों को भी वही पसंद आते हैं, क्योंकि पहले के स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स के लोग हैं, तो उनको ज़्यादा नॉलेज होती है, ऑब्वियस ही बात है। तो जो रिटायर्ड हो गए हैं वो भी आ जाते हैं, या फिर बेसिकली क्या होने वाला है, जो रेडियो मतलब जो मतलब इसमें इस फील्ड में जो है या कमेंटेटर्स हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो मिनिमम एजुकेशन क्या होनी चाहिए भाई, स्किल होनी चाहिए भाई, पता होना चाहिए, अच्छे से बैकग्राउंड पता होना चाहिए उनका ना, जर्नलिज्म होना चाहिए, हल्का फुल्का ब्रॉडकास्टर होना चाहिए, स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो वही वाले क्या है कॉमेंट्री कर देते हैं, कॉमेंट्री कर लेते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो कोर्सेज कैसे होते हैं, अब जो अगर तरीके का अगर कोई कमेंटेटर है तो उसको क्या करना होना जरूरी है, तो कोर्स क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, और बैचलर्स होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, है ना। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म होना चाहिए उसका, दूसरा बिजनेस कम्युनिकेशन, उसका मास मीडिया में आना चाहिए, है ना, रेडियो एंड ब्रॉडकास्टिंग में आना चाहिए। आ जाते हैं फिर बहुत अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, जैसे लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन से आप ये कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं जर्नलिज्म में, स्पोर्ट जर्नलिज्म में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज, फिर लोकल नेशनल एंड सैटेलाइट टीवी, रेडियो, है ना, नेटवर्क, और जितने भी स्पोर्ट एजेंसीज हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने वाली है, टू प्रिपेयर एंड फॉर एनी इवेंट, researching for the clubs and players, to work with the production team, to make the direction for a producer, to interview the sports personnel, to comment on event before, during, after the competition। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं बहुत इजीली, है ना। अभी आते हैं लास्ट में ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स क्या होते हैं भाई, अब जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, और क्रिकेट की मैं बात क्यों ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि अभी अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, तो काफ़ी मतलब समझ रहे हो आप। तो ऑफिशियल में क्या होने वाले, अंपायर होने वाले हैं ना, अंपायर होने चाहिए, या जो भी हमारा जो भी गेम चल रहा है उसमें कौन है भाई जो जो मतलब पॉइंट दे रहा है, या कौन मेंटेन कर रहा है मतलब फेयरनेस ऑफ स्पोर्ट्स को, तो एक ऑफिशियल्स होने चाहिए ना। जैसे फुटबॉल में जैसे रेफरी हैं, है ना, वैसे क्रिकेट में अंपायर्स हैं। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो रेफरीज और अंपायर के ऑफिशियल सर्टिफिकेशन और लाइसेंस होते हैं, ठीक है, उन पर्टिकुलर गेम्स के और स्पोर्ट्स के, ठीक है। फिर कोर्सेज, अंपायर और रेफरी कोर्सेज इंक्लूड द रजिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन विद अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। अब जैसे मुझे मान के चलो क्रिकेट, या फिर मुझे मान के चलो तो मान के चलो मुझे अगर फुटबॉल का कोच बनना है, या फुटबॉल का मुझे वो रेफरी बनना है, तो भाई मुझे फीफा से परमिशन लेनी पड़ेगी, या उनका कुछ क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा करना चाहिए। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है भाई, अच्छा फेयर पे होना चाहिए, है ना, ये चीज़ क्या बताऊं मैं आपको, और ये क्या काम होने वाले, इनके बेनिफिशियल क्या होने वाला है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। सो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत ही गजब का ये चैप्टर है ना। सो एट लास्ट मैं आप यही बोलूँगा कि भाई हमने ये वाला फिजिकल एजुकेशन का 10th मतलब ऑलमोस्ट 10th 11th चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, विच इज़ कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। और अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक,
प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो बहुत जल्दी मिलते हैं। और मैंने आपको बताया अभी कि दिसंबर से DEC मैं 0 से हीरो, 0 to हीरो, और वही स्टार्ट करने वाला हूँ। लाइव सेशन रहने वाला है ना। मैथमेटिक्स मैं करवाऊँगा और राशिद सर करवाने वाले हैं ना। बायोलॉजी के लिए योगेश सर है। सो टीम बिल्डअप कर रहे हैं। टाइम लगता है टीम बिल्डअप करने में, है ना। हर टीचर मतलब ये है कि चलो मैं तो फ्री में पढ़ा भी लूँ, पर और टीचर भी फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। सो ये कितनी अच्छी बात है, आप लोगों के लिए कुछ तो कर रहे हैं, है ना, ICSE वालों के लिए। चलो फिर आज की